हाँ, तो आज बहुत एक शानदार चैप्टर जो कि आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कहानी की तरह पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टर को, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूरी हिस्ट्री जानेंगे और पूरा कड़ी से कड़ी जुड़ा के एकदम शानदार तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। बड़े ध्यान से आपको समझना, पूरा इंटरेस्ट के साथ, आपको एक सेकंड भी कहते हैं ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए आपका। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यानी कि चैलेंजेस ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, कि कांग्रेस जब थी, बेसिकली अपने पढ़ा भी था, कड़ी से कड़ी जोड़ना है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के अंदर ये 60 का दशक भी खतरनाक दशक के नाम से भी जाना, डेंजरस डिकेड के नाम से भी जाना जाता है, सब जानेंगे। उस टाइम पर क्या हुआ था कि जैसे नेहरू जी जब तक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ तक मामला ठीक था, क्योंकि नेहरू जी बहुत ही, आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं, बहुत जुझारू नेता थे, बहुत ही मतलब जिनका नाम है हर तरह से। लेकिन जैसे ही मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ, लिखता हुआ चलूँगा, जो नेहरू जी हैं, पूरी बात को समझना, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 27 मई 1964 को, और यहाँ जैसे इनकी डेथ होती है नेहरू जी की, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब जो नेक्स्ट जो सक्सीजर होगा, पूरी बात को समझना, नेक्स्ट सक्सीजर का मतलब हो गया अब उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी जो है वो कौन होगा, क्योंकि इतने दिन प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे नेहरू जी। अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अब नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन होगा इंडिया के, मतलब भारत का, क्योंकि भारत के अंदर अभी नया नया स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुए थे, डेमोक्रेसी को बचा के रखना बड़ा चैलेंज था। लोगों की नज़र में ये था कि यार लोकतंत्र कैसे बचेगा, न जाने कौन सा नेता आएगा, कहीं वो पहला सिस्टम जो पहले चलता था वो तो नहीं हो जाए, ये सब सिस्टम मतलब क्वेश्चन मार्क लग रहे थे उस टाइम पर। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब नेक्स्ट पीएम कौन होगा, ऐसा मान लो, मोटा मोटी समझ लो कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो फिर इस पर मतलब कि चर्चा ही चली, बहस चली, तो फाइनली जो नाम आता है कि अब जो फाइनली जो नाम आता है वो आता है लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, एलबीएस का मतलब क्या लिख देंगे अपन, लाल बहादुर शास्त्री जी को इनका नेक्स्ट उत्तराधिकारी चुन लिया जाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री कद में छोटे से, लेकिन इनका ओहदा और जो काम था वो बहुत बड़ा था और बहुत ही टेक्निक से, हालांकि अपने पिछले चैप्टर में भी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा भी था कि जो पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने की कोशिश की थी, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने किस हिसाब से अटैक किया था, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात के रास्ते से अटैक किया था पाकिस्तान वालों ने, इन्होंने इतना ज़बरदस्त दिमाग लगाया कि पंजाब के रास्ते उल्टा उधर से अटैक किया, लाहौर तक पहुंच गए थे। उधर ठीक है दया आ गई, वरना पूरा लाहौर अपना होता। और फिर फाइनली अपन ये देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर ही ताशकंद समझौता हुआ था, 10-11 जनवरी जिसको अपन कहते हैं 1966 के अंदर। ताशकंद रशिया के अंदर जगह पड़ती है, वो सारी बातें बताऊँगा। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी को इनका सक्सेस चुन लिया गया कि चलो ठीक है भाई, लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे नेता हैं, और इनको फाइनली जो है नेक्स्ट जो पीएम है, भारत के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया गया। ये एक क्वेश्चन मार्क तो हट गया। ठीक है, अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। बहुत महान आदमी है लाल बहादुर शास्त्री, हालांकि इतने बड़े महान आदमी की चर्चाएं हमारे देश में बहुत कम होती है भाई। सबकी जयंतियां मनाते हैं बड़े जोश के साथ में, लाल बहादुर शास्त्री जी उतना जोश उमंग के साथ नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार जानेंगे इनके बारे में। लाल बहादुर जो शास्त्री जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, नेक्स्ट पीएम यही बने थे। और दूसरी बात ये कि लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, बहुत ही प्रसिद्ध नारा, ठीक है, जय जवान जय किसान, सुना होगा आपने, जय जवान जय किसान। और ये वाली बात इन्होंने साबित भी कर दी थी जब पाकिस्तान से वो पाकिस्तान को भगाया था और लाहौर तक अपने जवान पहुंच गए थे। तो ये इनका एक तो नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान वाला। ठीक है, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, इन्हीं के टाइम पर, उस टाइम पर जो ताशकंद समझौता हुआ था, आपको पता है, ताशकंद एग्रीमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, हिंदी में बोल देंगे समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद जो है वो एक रशिया के अंदर जगह पड़ती है, सब जानते हो, रूस के अंदर एक जगह पड़ती है ताशकंद। ठीक है, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये सब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, तो इंडिया एंड पाक, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था, पूरी बात को ध्यान से समझना। एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुनने के पीछे एक कारण ये भी था कि ये जो है ना लाल बहादुर शास्त्री साहब, ये जब नेहरू कैबिनेट थी, नेहरू कैबिनेट का मतलब समझते हो ना, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं। टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, ये रेलवे के मिनिस्टर रह चुके, रेल मंत्री रह चुके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नेहरू टाइम पीरियड के अंदर जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी वो मंत्री पद पर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मंत्री रह चुके हैं, छोटी छोटी बातें लिख लेना कहीं पर, ये मंत्री भी रहे हुए हैं। ठीक है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए भी इनका नाम
बड़ा चर्चाओं में था क्योंकि नेहरू जी करीबी भी थे, तो रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे आप तो इतना से लिख देना कि मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, कब 1951 से 56 तक। और फिर इसके बाद में जब ये प्रधानमंत्री बने, इनका नारा था ये जय जवान जय किसान, और ताशकंद समझौता इन्हीं के टाइम पर हुआ। लेकिन इनकी जो मृत्यु है उस पर आज भी डाउट है, आज भी एक डाउट बना हुआ है इनकी मृत्यु पर, डेथ पर, कि जो इनकी डेथ हुई उस पर डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। मैं बताता हूँ आपको वो डाउट क्या है, कि डाउट या संदेह बोल सकते हो, आज भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी जहाँ जब ये ताशकंद समझौता कर रहे थे। पूरी बात समझना, ताशकंद समझौता यानी कि ताशकंद एग्रीमेंट ये कर रहे थे सोवियत, उस टाइम का भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको अपन आज वैसे वो रशिया वाला पोर्शन हो जाता है, तो वहाँ पर ताशकंद एक जगह थी, ठीक है, जो कि रशिया का जगह पड़ती है, मैंने आपको बता भी दिया। इस जगह समझौता हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको पता भी मैंने बता दिया, भारत और पाक के बीच में। टाइम पीरियड था 10 या 11 जनवरी, दोनों डेट लिख सकते हो, वैसे 10 जनवरी की बात है, ठीक है, 1966, हाँ 1966, 10 या 11 जनवरी इसलिए बोलते हैं कि 10 तारीख को ये एग्रीमेंट हो गया, सही तरीके से बातचीत हो गई। फिर इन्होंने सबके साथ में, इन्होंने जब वो पाकिस्तान के अयूब खान के साथ में, आपको मैंने बता दिया था कि अयूब खान के साथ में सोवियत संघ के मीडिएटर जो था, मध्यस्थता की निगरानी में, ऐसा मान लो मध्यस्थता की में भारत और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भारत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेके कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये मामला हो गया। और खूब सारे 8-9 शर्तें ऐसी थी जिनके ऊपर पाकिस्तान के भारत के बीच में साइन हो गए, ठीक है, मामला शांत हो गया। लेकिन फिर वो जब अपने होटल में जब जाते हैं, कौन, शास्त्री जी अपने होटल में सोने के लिए जाते हैं, रेस्ट करने के लिए जाते हैं, रात को सोने के लिए जाते हैं, तो फिर इनके ठीक 2 बजे, भारतीय समय के अनुसार 2 बजे, वैसे सोवियत संघ का 1:30 बजे का टाइम था, 2 बजे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब 2 बजे मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ से हर कोई ये कहता है कि जो इनको हार्ट अटैक आया था, ठीक है, हर कोई कहता है कि हार्ट अटैक आया था इसलिए ये जो है मर गए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन फाइनली डाउट ये है कि एक्चुअल में इनका एक तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ठीक है, और पोस्टमार्टम जब नहीं किया गया तो यहाँ क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। ना तो वहाँ पर ताशकंद के अंदर किया गया, जो ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी, न तो वहाँ पर किया गया, और जब दिल्ली लाया गया तो दिल्ली में भी इनका पोस्टमार्टम जो नहीं किया गया, ठीक है। और काफ़ी सूत्रों के सामने ये भी सवाल हैं कि इनके शरीर पर चीरे लगने के भी जो हैं साइन मिले हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो कहते हैं कि शरीर पर जो ऐसी बॉडी देखते हैं तो नॉर्मली चीरे वगैरह लगने के भी साइन है। तो बहुत ज़्यादा डाउट है इनकी डेथ को लेकर, लेकिन इसका कोई कंप्लीटली सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो ये एक छोटी सी मैंने ऐसे बता दी स्टोरी, क्योंकि आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, डाउटफुल है। लेकिन कुल मिला के अगर अपन डेथ लिखे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। बहुत ही शानदार नेता, किसानों की, जवानों की बात करने वाले नेता, और बहुत ही कहते हैं ना कि सिंपल साधारण रहने वाले ईमानदार छवि के व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जो कहते थे रियल करते थे। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, इनकी बहुत ज़्यादा जितने भी काम किए उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम। हालांकि ज़्यादा दिन तक ये पीएम नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम पीरियड था इनका, 9 जून, ठीक है, 9 जून 1964 को ये पीएम बनते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। ध्यान रखना ये सेकंड प्रधानमंत्री है। कौन से प्रधानमंत्री, पहले नेहरू जी थे, सेकंड पीएम बनते हैं भारत के, दूसरे पीएम थे 9 जून 1964 को। और 11 जनवरी मान लो, चाहे 10 मान लो, 10-11 जनवरी एक साल लिख सकते हो, 10 या 11 जनवरी 1966 को अपनी जब मृत्यु हुई थी इनकी, जब तक लगभग ये 18 महीने तक, ठीक है, 18 मंथ्स तक भारत के जो है पीएम रहे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ये इनकी बहुत ही मज़ेदार बातें हैं, बहुत ही बड़े महान छवि के नेता रहे। लेकिन अब एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूँ मैं आपको, इनकी बहुत अच्छी, वैसे तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन छोटी सी बात बताता हूँ जो वाकई इम्प्रेस करने वाली है, वाकई बहुत तगड़ी बात है। कि जब ये रेल मंत्री थे, पूरी बात समझना है ना, ये रेलवे मिनिस्टर थे, रेल मंत्री थे नेहरू जी के टाइम पर, ठीक है, नेहरू जी जब पीएम हुआ करते थे तो ये रेल मंत्री, रेलवे में मिनिस्टर थे। तो एक्चुअली इनका जो जन्म हुआ था वो मुगल सराय में हुआ था, मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय यूपी, ठीक है, मुगल सराय के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मुगल सराय उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। वहाँ पर ये एक बार जो है कि भाई अब वहाँ के जहाँ जन्म हुआ वहाँ के लोगों को भी उम्मीद रहती है कि हमारे यहाँ के रेल मंत्री बने, बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर इनकी एक मीटिंग रखी जाती है, मीटिंग इन सेंस जो कहते हैं ना कि रेलवे मंत्री आज आने वाले हैं, तो ऐसा मानो कि इनकी एक स्पीच होती है, इनको भाषण के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, एक स्पीच होती है। और अब वहीं जो इनका गाँव था मुगल सराय, तो वहाँ पर इनकी माँ भी आ जाती है, ठीक है, इनकी माताजी भी आ जाती है। और माताजी भी
उनको ये नहीं पता कि मेरा बेटा ही रेल मंत्री है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे उस टाइम पर, आपको पता नहीं, बस इतना सा बता दिया कि आप आ जाओ, आज भाषण है, लोग इकट्ठे हो रहे थे। उनकी माता जी भी आ गई, वो भी स्टेज के ऊपर बैठे थे। उनकी माता जी को ये नहीं पता कि रेलवे मंत्री क्या होता है। वो तो सोचे कोई नेता आएगा, भाषण देगा, सुन लेते हैं अपन भी। उनको पूरी बात नहीं बताई गई। तो फिर ये भी गए। जब रेल मंत्री थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने अपनी माता जी को बैठे हुए देखा कि अरे अपनी माता जी आई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आपके तो पैरों में दर्द रहता है, आप यहाँ क्यों परेशान हो जाओगे, भीड़ होगी, अभी रेल मंत्री आने वाले हैं, जबकि खुद रेल मंत्री है। देखो आप एक बात, उन्होंने कहा कि माता जी आप जाओ, घर चल जाओ, रेस्ट कर लो, रेल मंत्री आएंगे, वो इतने बड़े मंत्री आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, भीड़ हो जाएगी, कहीं लग लुक जाए, सही नहीं रहेगा, आप रेस्ट कर लो घर पे, एक ही बात है। तो फिर उनका ठीक है बेटा, वो चले जाते हैं। और इस चीज़ को वहाँ पर एक जो है पत्रकार बंधु, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उन वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे स्पीच खत्म होती है, उसके बाद में कहते हैं कि आप खुद रेल मंत्री हो, अपनी माता जी को क्यों क्यों मतलब आए से यहाँ से ये कह के रवाना कर दिया कि रेल मंत्री आने वाले हैं, आपने क्यों नहीं बताया कि आप ही खुद ही रेल मंत्री हो। बोले कि मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी माता जी हैं, वो मेरी माँ है, और मेरी माँ मेरे से क्या करेगी, कभी ना कभी सिफारिश कर देगी कि तो बेटा इतना बड़ा मंत्री है, तो इतना बड़ा मंत्री है, सिफारिश कर देगी कि इतना बड़ा मंत्री है तो हमारे कोई मतलब कि मेरे उस भाई के लड़के को, हमारे पर उसको नौकरी लगवा दे, ये कर दे। अब सीधी सी बात है, इतने बड़े मंत्री तो कुछ भी उनके तो हाथों में होता है, हालांकि गलत चीज़ है, लेकिन एक बात है, तो फिर मैं सिफारिश मम्मी माँ कर देगी तो मैं उसको मना कर नहीं पाऊंगा, जो कि एक सही संदेश नहीं जाएगा। इसलिए मैं एक ईमानदार, तो आप समझ सकते हो इस एग्जाम्पल से कि किस हिसाब के ईमानदार ऑनेस्ट जो हैं ये रेलवे मंत्री थे। फिर एक छोटी सी घटना और भी है। एक्चुअली ये ट्रेन में कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे थे, और रेल मंत्री थे, और रेल में ही यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ के जो गार्ड होते हैं, ये थोड़े से क्या कि इनके रास्ते में आते आते ही लेट हो गए। तो फिर और उसी ट्रेन में जाना था जो ट्रेन पहले ही वहाँ रेलवे स्टेशन में आके एग्जैक्ट टाइम पे आ गई, लेकिन ये हो गए लेट, टाइम पर पहुँचे नहीं। तो गार्ड ने हरी झंडी नहीं दिखाई, ठीक है, स्टोरी है इनकी, हरी झंडी नहीं दिखाई। तो फिर ये जो है इनका इंतज़ार किया गया, जबकि फिर उनको पता चला कि यार मैं तो 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो गया और रेल अभी तक रवाना नहीं हुई, क्या बात हुई। तो कहा कि साहब आप आने वाले थे। गार्ड ने कहा कि गार्ड खुद मिला, चरण स्पर्श किए, जो भी मिला कि आप आने वाले थे, इसलिए मैं सोचा कि ट्रेन को रोक लेते हैं, मैंने हरी झंडी नहीं दिखाई। अच्छा, उस टाइम उसको ये देख के वो ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर जैसे ही अपना जाके वापस अपने ऑफिस पहुंचते हैं, उस गार्ड ने सोचा कि आज तो मज़े हो गए, मंत्री साहब खुश हो गए होंगे, मैंने उनके लिए ट्रेन रोक दी है। गार्ड को तुरंत बर्खास्त कर दिया। इन्होंने कहा कि समय पर सही तरीके से ड्यूटी नहीं करने की वजह से इसको हटाया जाता है। इतना ईमानदार लोग थे, जब छवि के लोग थे, आप समझ सकते हो कैसे व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ स्टोरियाँ हैं। बहुत महान नेता हुए, किसानों की, जवानों की बात करने वाले अपने देश के पीएम बने, लेकिन इनकी ये डाउटफुल इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है 10 से 11 जनवरी, मान लो 10-11 जनवरी 1966, हालांकि एनसीईआरटी तो 10 तारीख की ले रहा है अपन को, तो 10 जनवरी अपन ले लेते हैं, 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वापस सक्सीजर वाला क्वेश्चन फिर उठ गया कि अब नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन होगा, अब उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि पहले नेहरू जी मरने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी क्वेश्चन उठाता है कौन बनेगा, तो वो बन गए फाइनली। अब फिर एक क्वेश्चन फिर उठ गया कि अब नेक्स्ट सक्सीजर कौन बने। तो उस टाइम पर 2 नाम थे, 2 चेहरे प्रचलित थे, ऐसा मान लो कि फेमस थे। एक तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, और एक थे मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। ये 2 नाम उस टाइम पर फेमस थे। अब इन 2 में से ही एक को पीएम बनाना था, और दोनों ही फेमस इसलिए कि इंदिरा गांधी जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर, ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम हुआ करते थे, उस टाइम पर इंदिरा गांधी का भी नाम है कि इंदिरा गांधी जो हैं, एक तो ये जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। भाई जैसे कांग्रेस पार्टी की, जैसे अभी राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उसके बाद में अभी वो खड़गे जी हैं, ऐसे अध्यक्ष होते चले थे। पहले सोनिया गांधी थी पूरी पार्टी के अध्यक्ष, लीडर, मैन लीडर। तो एक तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी, पहली बात तो ये, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थी। और लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम थे तो उनके कैबिनेट में ये जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना मंत्रालय इनके पास में था, यानी कि सूचना मंत्री बोल सकते हो, ये भी रह चुकी थी। इंफॉर्मेशन अपन कह सकते हैं, यूनियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है, ये भी रह चुकी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। तो काफ़ी चर्चा था। और तीसरा एक चर्चा ये है कि ये नेहरू जी की बेटी थी। भाई ये भी तो है, नेहरू जी की बेटी थी, तो बड़ा नाम था इनका भी। एक तो नेहरू जी की बेटी होना, कांग्रेस के अध्यक्ष होना, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर सूचना मंत्री होना, तो मतलब काफ़ी नाम इनका भी प्रचलित था कि हाँ इंदिरा गांधी को भी जो है थोड़ा बहुत ठीक है नाम है, इनको भी पीएम बनाया जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी नई थी, राजनीतिक में उतनी परिपक्व नहीं थी, क्योंकि जो मजहबी नेता होते हैं वो तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री बड़े मजहबी नेता थे, काफ़ी सालों से राजनीति में थे। ये इतना नहीं थी, क्योंकि छोड़िए इन पदों पर रहना कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 साल के लिए रहना। तो जो लोग थे वही बताऊँगा,
फाइनली क्या हुआ। अब इतना ही समझो कि उतनी मज़े भी नहीं थी, इतना समझना, आगे बताऊंगा, फिर वापस कड़ी जोड़ूंगा। थोड़े मोरारजी देसाई की बात करते हैं। मोरारजी देसाई जो हैं ये उस टाइम का बम्बई, हालांकि अब तो ये बम्बई नहीं है, बम्बई का मतलब है अब ये दोनों महाराष्ट्र एंड गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है, गुजरात वाला पोर्शन जो है उस टाइम पर एक ही हुआ करता था बम्बई प्रांत, ठीक है। इस टाइम पर ये मोरारजी देसाई यहाँ के सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके। तो इसका मतलब जैसे अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाम है, इनका भी बीच में चर्चा में नाम आया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके बना देना चाहिए। तो वैसे जो भी मुख्यमंत्री की पोस्ट पे होता है, जैसे अगर नेहरू जी की क्या नाम इसका इनका मोदी जी की बात करें, मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो काफ़ी बड़ा चर्चा में मुख्यमंत्री का नाम बहुत काफ़ी बड़ा नाम होता है, इसलिए इनकी भी चर्चा की गई कि हाँ इन मोरारजी देसाई को भी जो है पीएम बनाया जा सकता है। तो फिर हुआ क्या कि फिर मीटिंग रखी गई। भाई इनके क्या होता है कि जो एमपीज होते हैं, सांसद, ठीक है, जो सांसद होते हैं उन सांसदों के वोट चाहिए, भाई की सहमति चाहिए कि कौन कौन होना चाहिए। दोनों में से दो ऑप्शन आपके सामने, एक तो ये देखिए मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली एक चीज़ हुई कि फाइनली जो हुआ वो हुआ इंदिरा गांधी को नेता चुना गया, ठीक, और मोरारजी देसाई इसके अंदर हार जाते हैं। कैसे कि जो एमपीज थे, एमपीज का मतलब हो जाता है सांसद, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो सांसद होते हैं एमपी, भाई एक तो एमएलए होते हैं, एमएलए से ऊपर एमपीज जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, तो एमपी सांसद जो होते हैं, सांसदों ने सभी ने लगभग 2/3 वोटों से, 2/3 मेजोरिटी के साथ में, 2/3 मेजोरिटी के साथ में मोरारजी देसाई को तो हरा दिया, और 2/3 सांसदों ने मिलकर इंदिरा गांधी को जो है नेता चुन लिया कि हमारी नेक्स्ट जो पीएम है वो इंदिरा गांधी होगी, हम सब एग्री हैं। और जब वोट पड़ गए इतने तो सीधी सी बात है, सहमति जब होगी इंदिरा गांधी नेता बन गई, इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया। अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि इंदिरा गांधी ज़्यादा परिपक्व भी नहीं थी, मोरारजी देसाई परिपक्व नेता थे, इनको इंदिरा गांधी को क्यों चुना गया। इसके पीछे जो जितने भी ये कांग्रेस के या फिर ये लीडर थे, जितने बड़े नेता होते हैं ना भाई, जैसे इस पार्टी में जो सांसद थे, एमपीज थे, इन्होंने ये सोचा कि ये ज़्यादा परिपक्व नहीं है और हम जब इसको जिता देंगे तो ये हमें बार बार पूछती रहेगी, हमारा इससे कनेक्टिविटी रहेगी इंदिरा गांधी से, क्योंकि इतनी परिपक्व नहीं है इस टाइम पर, और इसका हमें बेनिफिट रहेगा, हमें मिनिस्टर बना दिया जाएगा और हमें इज़ लाइक हम ही सरकार चलाएंगे। ये समझ के इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। हालांकि इंदिरा गांधी बाद में आयरन लेडी के नाम से जानी गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे पढ़ेंगे। तो ये सब फाइनली हुआ और फिर कुल मिला के इंदिरा गांधी को जो है पीएम बना दिया गया। फिर इंदिरा गांधी पीएम बनती, वो आगे से आगे फिर कड़ी चलती रहेगी। इस चैप्टर में अपन जो कुछ खास बातें थी वो यही पढ़ने वाले हैं, तो ये अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक ये पूरी कहानी आपको याद हो गई होगी, और ये जिससे शॉर्ट नोट्स की तरह मैं जो बनवाता हूँ ये आपको याद भी एज इट इज़ ऐसे ही करना है, ठीक है। अब अभी तक जितना पढ़ा, फिर इसके बाद में 1967 के इलेक्शन भी होते हैं। उस टाइम इंदिरा गांधी नई नई तो होती नेता बनती है, और उस टाइम इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो सब बातें अपन देखने वाले हैं आज। अब कुछ नोट्स बनाते हैं, ये कहानी तो हो गई, अब कुछ नोट्स लेते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा। पहली बात तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा अभी तक की कहानी में। एक तो ये आएगा कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेसर आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही क्वेश्चन आएगा कि क्या चुनौती थी, तो अपने ओन वर्ड्स में कैसा लिखोगे। हालांकि जो कहानी अगर याद होगी लिखना बेहद आसान है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल था, बिल्कुल था। शास्त्री जी ने पद संभाला, किंतु आकस्मिक मृत्यु के कारण पुनः सवाल उत्पन्न हो गया, और इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को लेने का फैसला किया, लेकिन निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था, क्योंकि ये भी गुप्त मतदान किया था। 2/3 उसके साथ में जिता दिया, लेकिन गुप्त बताया किसी को नहीं गया। यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि मोरारजी देसाई के साथ में काफ़ी बड़ा धोखा किया, क्योंकि ये गुप्त मतदान था। अब हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन जो लिखा हुआ है वही अपन को मानना पड़ेगा, समझ गए। तो गुप्त मतदान चुनाव के माध्यम से इस दुविधा को हल किया गया, और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2/3 मतों से पराजित कर दिया। ऐसा मान लो कि 2/3 मत इसको इंदिरा गांधी को पक्ष में गए, इंदिरा गांधी के पक्ष में गए। और भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व का तीव्र प्रतिस्पर्धा का शांतिपूर्ण संक्रमण यहाँ पर दिखाई देता है कि वैसे तो बहुत तीव्र था, मामला उग्र था, लेकिन शांति के साथ निपट गया। चुपचाप ही गुप्त मतदान करवा लिया गया और सबने कह दिया कि साहब इंदिरा गांधी नेता होगी। ये छोटी सी नेहरू जी के बाद में जो हमारे सामने कौन कौन सी 2 फेस आई। पहले लाल बहादुर शास्त्री का तो चुनाव जल्दी से हो गया था, उनको तो जल्दी चुन लिया गया, लेकिन उनकी तुरंत मृत्यु होगी। 2 साल 18 महीने तक की मुश्किल से रहे थे पीएम, 2 साल भी नहीं रह पाए, तो फिर वापस एक समस्या खड़ी हो गई थी, जो भी इंदिरा गांधी को मतलब सुलझा लिया गया, ठीक है। तो ये इशू था। द इशू ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन अरोज बिफोर द कांग्रेस आफ्टर द डैमेज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री जी अज्यूम्ड ऑफिस बट ड्यू टू हिज यूटिमल डेथ, यानी कि आकस्मिक मृत्यु इनकी हो गई थी अचानक से।
तो द इशू रोज वंस अगेन, फिर वापस इशू बन गया। तो एट दिस टाइम द सीनियर पार्टी लीडर्स डिसाइड टू इंस्टॉल इंदिरा गांधी इन द पोस्ट, बट द डिसीजन वॉज नॉट, मतलब कि वो गुप्त मतदान था, ये कोई फेयर नहीं था, अनमस था। ए सीक्रेट बैलेट सिस्टम वॉज यूज टू रिजॉल्व दिस इशू, सीक्रेट रखा गया, और इंदिरा गांधी डिफेक्टेड मोरारजी देसाई बाय 2/3 वोट्स एंड पीसफुली ट्रेडिशन ऑफ पावर वॉज अगेन सीन इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये हम कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर है, अब जैसे ही इंदिरा गांधी पीएम बनती है, ऐसा मान लीजिए इंदिरा गांधी से पहले, सॉरी इंदिरा गांधी नहीं, 1960 के दशक की बात है, और इंदिरा गांधी 66 बनी थी। बात है खतरनाक दशक क्यों कहते हैं 1960 को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंजरस डिकेड, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, छोटा सा लिखना, डेंजरस डिकेड क्यों कहते हैं 1960 के दशक को। इसलिए कहते हैं कि सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, क्षत्रिय विभाजन जैसे मुद्दों का उसमें कोई समाधान, कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया था। इन कठिन पलों के कारण लोगों को देश में लोकतंत्र के असफल होने का भय उत्पन्न हो गया था, अथवा देश के बिखरने की संभावना, क्योंकि हम पाकिस्तान के टूटने का अभी भी हमें दुख था। तो लोगों को ये पता था कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि जब जैसे 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ होती है तो लोगों में ये ऑलरेडी 60 के दशक में यही भय था, 64 के वही टाइम था, और उसी टाइम नेहरू जी की भी डेथ हो जाती है, तो लोगों को डर था कि यार देश कहीं टूट ना जाए, कोई डंगा पीएम नहीं बना तो क्या करेंगे। इसलिए 1960 के दशक को डेंजरस डिकेड बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है, फिर उसके बाद में आपको पता ही है, जैसे ही डेंजरस डिकेड खत्म होता है, दशक 1960 का दशक का मतलब होता है 1960 से लेके पूरा 70 से थोड़ा सा पहले तक, ऐसा मान लो 69 तक मान लो पूरा दशक का मतलब 10 साल का टाइम पीरियड। अब सीधी सी बात है, 64 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री पीएम बन जाते हैं। उनके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी बने, 1 मार्क्स में क्वेश्चन। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, 1904 से 1966, ठीक है, समझ गए। 1904 में जन्म, 66 में मृत्यु, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, 1930 से स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी की, ये उनके बारे में है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपकी बुक में स्पष्ट दे रखा है, ये अलग से वो फोटो लगा के वो, ठीक है। तो एज इट इज 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, पूरा लिख दिया है। पहली बात तो ये कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है, 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, मैंने स्टोरी बता दिया, 1964 से लेकर 1966 तक। 1930 से स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी की, ठीक। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे, रेलवे मंत्री मैंने बताया था आपको नेहरू जी के टाइम में। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पदभार भी संभाला इन्होंने, और 1951-56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की, अच्छा सॉरी, यहाँ रहे थे नेहरू जी का टाइम पर, तो ये उत्तर प्रदेश, तो उनकी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, तो राज्य मंत्री रहे होंगे, स्टेट मंत्री रहे होंगे तो, लेकिन यहाँ नेहरू जी के टाइम पर मंत्रिमंडल में रहे। और इस दौरान रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा, हाँ ये भी बड़ी चीज़ है भाई। एक रेल दुर्घटना हो गई थी उस टाइम पर, तो उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे मंत्री हूँ, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं ढंग से ये जो कर्मचारी लोग इनको सही नहीं संभाल पाया, इसलिए इतना, आप समझ सकते हो ये एग्जाम्पल कितना बड़ा एग्जाम्पल है। कोई आदमी अपने, कहते हैं ना, बस वाली सीट नहीं छोड़ता, इन्होंने रेलवे मंत्री जितनी बड़ी सीट छोड़ दी। खिड़की वाली सीट नहीं छोड़ते लोग कि नहीं मैं तो इधर बैठूंगा, इन्होंने रेल मंत्री की सीट छोड़ दी कि नहीं, मुझे रेल मंत्री नहीं रहने का हक ही नहीं है अब, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी जो है घटना हो गई मेरे टाइम में, ठीक है, इसलिए मैं रेल मंत्री नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी जितना भी स्टाफ था रेलवे का उसने ढंग से काम नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और रेलवे मंत्री इस्तीफा दे दिया। बाद में 1957 से 64 के बीच मंत्री पद पर हालांकि बाद में और रहे थे, और अपने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे प्रधानमंत्री रहे। और पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट सिंस 1930, 1930 के जो स्वतंत्र आंदोलन था उसमें भाग लिया। मिनिस्टर ऑफ यूपी कैबिनेट, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के महासचिव रहे, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1951 टू 1956, 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्री रहे नेहरू जी के टाइम में। और व्हेन ही रिजाइन टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेलवे एक्सीडेंट हो गया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में 1957 से 1964 तक फिर मंत्री रहे, और 64-66 के बीच में तो प्रधानमंत्री भी रहे थे। कोइन द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, ये इनका फेमस स्लोगन था, फेमस नारा था। ये नेहरू जी के बारे में, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बातें काफ़ी ईजी। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ होता था, ठीक है, उसमें हुई। लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 10 जनवरी 1966 इन ताशकंद, फॉर्मर सोवियत यूनियन, वहाँ पर ताशकंद में हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, थोड़ी बातें, क्वेश्चन ये भी काफ़ी बढ़िया है, तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी। एक तो वही पाकिस्तान ने, कहते हैं ना, गलती कर दी, ठीक है, उसको कौन सी कश्मीर को हड़पने की गलत सोच बैठा, गलत सा सपना ले लिया उसने औकात से बाहर,
तो फिर उसका इनको सामना करना पड़ा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसका तुरंत समाधान दे भी दिया, लाहौर तक पहुंच गए, वो ठीक है वापस समझौता हो गया, वरना लाहौर भी आज अपना होता। तो देश भारत चीन युद्ध 1962 के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने का प्रयास कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता थी, सूखे की स्थिति बन गई थी, खाने के लिए अन्न नहीं बच रहा था, गंभीर समस्या थी। एक तो ये 1965 में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा था, ठीक है। तो ये दो चैलेंज इनके सामने थे। द कंट्री वॉज ट्राइंग टू एमर्ज फॉर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय सिनो इंडियन वॉर 1960। 1962 का एक तो युद्ध, ये तो भारत चीन युद्ध तो अपन ने पढ़ लिया पिछले चैप्टर में। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ये कश्मीर को लेके। तो ये 2-3 ऐसी झड़पें हुई जो उस वजह से 1962 के बाद में तो अकाल पड़ गया था, बारिश भी टाइम पर नहीं हो रही थी, खाद्यान्न कमी पड़ गई थी, पैसा, फिर पाकिस्तान लड़ाई करनी पड़ी। पाकिस्तान तो खैर भोंगड़ों में से लट गया, लेकिन एक बात है, खर्चा तो उसमें भी हुआ था। ऑल्सो वाइड स्प्रेड ड्रोट एंड कोस्ट फेमिन लाइक कंडीशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड 7 फूड ग्रेन सिक्योरिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून। इंडिया हैड टू गो टू वॉर इन विद पाकिस्तान इन 1965। 1965 में वॉर भी हुआ। तो ये कुछ बातें थी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम पीरियड में उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन चुनौतियाँ आई, लिख देना, ठीक है। फिर आप बने इंदिरा गांधी जी। भाई लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, इंदिरा गांधी नेक्स्ट पीएम बनी। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी बनी। इंदिरा गांधी वॉज सक्सेसफुल या फिर सक्सेस लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जो उत्तराधिकारी बनी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी, ये बुक में हेडिंग है, ठीक है। तो उसमें इंदिरा गांधी को ही क्यों चुना गया, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यही क्यों, ये क्वेश्चन अगर आ जाए वाई, भाई इंदिरा गांधी बनी तो इंदिरा गांधी क्यों बनी, मोरारजी देसाई क्यों नहीं बने। लोगों ने, जो भी उस पार्टी के नेता थे, बड़े एमपीज थे, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को ही क्यों चुना। उसके पीछे देखो, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः ये सोचकर उनका समर्थन किया कि प्रशासनिक तथा राजनीतिक मामलों में विशेष अनुभव नहीं होने के कारण समर्थन तथा दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर डिपेंड रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहानी बता दिया था कि इन्होंने सोचा था कि ये ज़्यादा इन 2-3 प्रशासनिक कैसे चलाएंगे, राजनीतिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा ये मजबूत नहीं है, और हमसे पूछेगी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हम मंत्री बन जाएंगे, ऐसा मान लो कि हम ही देश चलाएंगे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट कर दिया। अतः सन 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद के लिए इंदिरा गांधी को जो है वो इंदिरा गांधी का साथ दिया। 2 नंबर में क्वेश्चन सीबीएसई में 2 बार रिपीट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो बिकॉज द सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोबेबली थॉट दैट सिंस इंदिरा गांधी डिड नॉट हैव मच एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, इनको एक्सपीरियंस नहीं था दोनों में ही, ना तो पॉलिटिकल था ना एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो शी वुड डिपेंड ऑन देम ऑन गाइडेंस एंड एडवाइस एंड दस दे वुड इनडायरेक्टली कंट्रोल गवर्नेंस। ऐसा मान लो कि वो खुद ही इन पर कंट्रोल रहेंगे, निर्भर रहेगी, तो हम कंट्रोल कर लेंगे। सो द सीनियर कांग्रेस लीडर डिसाइडेड टू सपोर्ट इंदिरा गांधी फॉर प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उन्हें सपोर्ट कर दिया। अब देखो इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंदिरा गांधी के जाने के बारे में के बारे में भी 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। 1917 में जन्म, 1984 के अंदर इनकी डेथ कैसे हुई थी सब आपको पता ही है, इनको मार दिया गया था। तो 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। कब से कब तक? 66 से 77 और 80 से 84 तक भारत की पीएम रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, उस टाइम पर बहुत युवा थी तो उस टाइम पर युवा कार्यकर्ता हो गई। 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष रही। 1900 जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, LBS लाल बहादुर शास्त्री टाइम में ये इन्होंने मंत्री भी रहे और ये रहा। 1964 से 66 में लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। कौन सी? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना मंत्री। 1967, 71 और 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया। 67 के चुनाव के बारे में आज एक क्वेश्चन ले लेना बड़ा सा। 1967 का 67 का चुनाव इनका पहला चुनाव था। इनके सामने काफ़ी परेशानी भी आएगी, लेकिन कांग्रेस को ज़बरदस्त तरीके से जिताती है, पढ़ेंगे भी इसके बारे में। 1971 के चुनाव में भी कांग्रेस जिताया, 1980 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को जिताया, विजय बने, काफ़ी सपोर्ट था। इनका नारा था गरीबी हटाओ का नारा। क्या था? गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी का नारा है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान, वैसे इनका नारा गरीबी हटाओ। 1971 में जब जीत का श्रेय और अच्छा ये जीत 1971 वाले युद्ध में इन्होंने की जीत है, जो बांग्लादेश वाली जो हुई थी वो झड़पें वगैरह वो सब इंदिरा गांधी का काफ़ी नाम आता है। मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि बांग्लादेश को आज़ाद जब करवाया 1971 वाली उस युद्ध में, तो फिर जो है इंदिरा गांधी का इतना मतलब नाम हो गया था। उसके बाद में कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से जीती थी, बताया था ना पिछले चैप्टर में, 1 शॉट वाले में। तो ध्यान रखना, वो चीज़ याद रखा करो। और दूसरी बात, प्रीवी पर्स के बारे में जान लेंगे अपन, ये अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे प्रीवी पर्स क्या है।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है सब बता रहे, मैंने हालांकि थोड़ा थोड़ा पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं कि जब इंदिरा गांधी बनी थी पीएम तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट को बदल के गवर्नमेंट में ले आई थी। बातें पढ़ेंगे इसकी भी। आणविक परीक्षण हुआ इनके टाइम पर, पर्यावरण संरक्षण के कदम भी इन्होंने उठाए थे। ये सब नेक्स्ट पढ़ते चले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, पुत्री थी। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। कब हत्या करी गई? 31 अक्टूबर 1984 को दिन की बात है। इनकी एक मानव बम की तरह, मानव बम सिर पे लेके इनको मतलब उड़ा दिया गया था, इनकी डेथ कर दी गई थी। ये चीज़ है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 to 1977 एंड 1988 to 1984। डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज ए यंग कांग्रेस वर्कर। कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958, 1957 में कांग्रेस अध्यक्ष रही है। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ शास्त्री कैबिनेट फ्रॉम 1964 से 1966 तक मिनिस्टर रहे कैबिनेट में। और लेट द कांग्रेस पार्टी टू विक्ट्री 1967, 1971, 1980 इनके बाद में इनको जीत का श्रेय है। जनरल इलेक्शन क्रेडिट विद द स्लोगन गरीबी हटाओ, ये स्लोगन था। विक्ट्री 1971, वॉर एंड द पॉलिसी इनिशिएट्स लाइक एबोलिशन ऑफ प्राइम प्रीव्यू पर्स, जो पढ़ेंगे आगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, न्यूक्लियर टेस्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, असाइनेट ऑन 31 दिसंबर इनकी जो है मृत्यु कर दी जाती है, मौत हो जाती है इनकी। वो थी 31 अक्टूबर 1984 को इनको दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इंदिरा गांधी जी के बारे में बातें थी जो आई थिंक याद हो गई। अब ये क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मान लो, बड़ी हेडिंग मान लो आपकी बुक की। चौथा आम चुनाव, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन आएगा ये। चौथा आम चुनाव 1967 या 1967 का चौथा आम चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं? एक लेख लिखिए, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, जिसको अपन कह सकते हैं राजनीतिक भूचाल भी कह सकते हैं, यानी पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक तो 2 नंबर में हो जाएगा। हालांकि ये पूरा एक ही साथ पढ़ाया मैंने। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है, यानी कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक्स के नाम से क्यों जाना जाता है। तब आंसर ये रहेगा कि सन 1967 में चुनावी परिणामों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर जोरदार झटका दिया था। कैसे? कि उसके मत प्रतिशत और सीटों में भारी गिरावट दर्ज की गई 1967 में। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी तो जैसे इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। और दूसरी बात है कि यहाँ कांग्रेस के अंदरूनी जो है आपस में जो लोग हैं उनमें गुटबाजी हो गई थी और होनी जायज़ थी। कैसे? कि इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया था मोरारजी देसाई को हटा के, तो गुप्त मतदान हुआ था, सीक्रेट रखा गया था उसको। तो ये जितने भी लीडर थे एक्सपीरियंस होल्डर, इन्होंने ये सोचा था कि इंदिरा गांधी तो हमारी चलेगी, इनकी चलने दी नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी का आपका नाम को पता ही है। तो इनकी चलने दी नहीं तो आपस में गुटबाजी हो गई। पार्टी के नेता ही इनका सपोर्ट नहीं करे, तो इसलिए खूब सारे नेता चुनाव भी हार गए। कोई किसी का सपोर्ट करा, कोई किसी का सपोर्ट, आगे पढ़ेंगे अपन कांग्रेस का कैसे बिखरा हुआ था, पढ़ेंगे। इसलिए इसी का सीटें बहुत कम मिली और इंदिरा गांधी के मंत्री में आधे मंत्री चुनाव हार गए। और तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल या राजनीतिक भूकंप कह दिया कि इतनी बुरी हार आज तक कांग्रेस की नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद में कंटिन्यू कांग्रेस जीतती थी, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि द 1967 इलेक्शंस रिजल्ट गिव द कांग्रेस ए बिग शॉक एट नेशनल एंड प्रोविंस लेवल, यानी राज्य लेवल पर। और इट्स परसेंटेज वोट शेयर एंड नंबर ऑफ सीट्स डिक्लाइन शार्पली विच हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा कभी उनके साथ में नहीं हुआ था। हाफ ऑफ इंदिरा गांधीज कैबिनेट मिनिस्टर वर डिफीटेड इन दिस इलेक्शन, आधे से ज़्यादा मंत्री हार गए। ठीक है। और सीइंग दिस अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल डिक्लेयर्ड द कांग्रेस, इसलिए कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्व कॉल्ड द इलेक्शन रिजल्ट एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, इसलिए इसको कहा जाता है कि राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन को। अब कुछ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 1967 के चुनाव के बारे में एक लेख लिखिए, तो उसमें आपको ये चीज़ भी लिखनी है जो भी मैंने समझाई आपको, ये भी, प्लस इसको बड़े तरीके से लिखना है। हेडिंग शानदार होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, पहले आप प्रस्तावना डालो, जैसे अपन निबंध लिखते हैं ना वैसे ही इंट्रोडक्शन कराओ इसका कि ये 1967 का चुनाव आखिर था तो क्या था। तो ये लिखना है कि भारत के राजनीतिक तथा चुनावी इतिहास में सन 1967 के वर्ष को अत्यधिक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। सन 1962 के प्रथम चुनाव से लेकर, भाई 1962 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, वहाँ से लेकर 1966 तक कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण देश में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस जीती थी। ये आप सबको पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। केंद्र में राजनीतिक वर्चस्व कायम रहा, सेंटर में भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनते थे, सब जगह कांग्रेस, राज्यों में भी कांग्रेस, सब आती थी। परंतु सन 1967 के आम चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा परिवर्तन हुआ। 1960 इलेक्शन था चेंज दिस ट्रेंड ड्रामेटिकली। कैसे कांग्रेस की हार हुई वो देखो।
ये तो अपन डाल दिया प्रस्तावना में, इतना बहुत है प्रस्तावना, मेन बातें होती है इसमें तो, इंट्रोडक्शन तो। और अब सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो है कि सन 1967 के आम चुनाव तो देश के समक्ष आर्थिक समस्या चुनौतियां, मतलब आखिर हारे तो क्यों हारे, क्या क्या चुनौतियां थी उस टाइम पर, ऐसे पॉइंट बना के लिखना था। 1967 जनरल इलेक्शंस एंड द इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री, वो एक तो ये थे कि चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े परिवर्तन हो चुके थे। चौथा कैसे कि 1952 फिर वो आगे से आगे जोड़ते जाओ, मैंने आपको पहले बता रखा है, उस हिसाब से 1967 का चौथा आम चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े परिवर्तन हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहांत हुआ था। कैसे कि एक तो सबसे पहले नेहरू जी का देहांत हो गया, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री देहांत हो गया, 2 लगातार पीएम चले गए तो जल्द देहांत हुआ। और इंदिरा गांधी को नया प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। साथ ही प्रधानमंत्री को राजनीति के दृष्टिकोण से कम अनुभवी भी माना जाता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको इंदिरा गांधी को नहीं था। और 1967 के चुनाव से पहले ही कई वर्षों से देश के गंभीर आर्थिक संकट में, वैसे था 1960 का पूरा डिकेट वैसे भी हालत खराब थी, गरीबी थी, ये कुछ बातें थी, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना, ईजी है भाई, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मानसून की सफलता कौन कौन सी थी, मानसून की सफलता थी, व्यापक सूखा था, खेती की पैदावार में गिरावट थी, व्यापक खाद्य संकट हो गया था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में भयंकर गिरावट, ये साथ सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई। 1962 में लड़ाई हुई चाइना से, भयंकर सैन्य खर्चा हुआ। 65 में पाकिस्तान से, 71 का युद्ध बांग्लादेश वाला, वो ये तीनों के अंदर अपन को बार बार जो है सैन्य खर्चा काफ़ी हुआ, इसलिए भी हमारे दिक्कत पड़ गई। नियोजन तथा आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य पद से लगाना पड़ा, मतलब जो हम लोग आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा बचा के रखे थे, वो हमें अब सैन्य में, मिलिट्री सोर्स के अंदर इनमें लगाना पड़ा, क्योंकि किसी देश का सामना भी तो करना पड़ेगा अपन को। तो इन सभी बातों से देश की आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशन, वो बिल्कुल जर्जर हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। और देश में अक्सर बंद तथा हड़ताल, चलते ही हड़तालें होती थी, चलते ही बंद कर दिया जाता था मार्केटों को, क्योंकि भुखमरी इतनी थी, तो ये समस्या हो गई। और सरकार ने इसे कानून तथा व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की व्यक्ति। हालांकि सरकार ने क्या कहा, नहीं कानून सही काम नहीं कर रहा है, कि जनता की ऐसा नहीं कहा कि जनता की बुरी हालत है इसलिए वो कर रहे हैं, ऐसा किसको शौक है वरना। तो ये सब हुआ, इससे लोगों ने नाराजगी बढ़ गई तथा जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। क्या कहा, सरकार के प्रति नाराजगी क्यों बढ़ी, क्योंकि लोग धरना देते थे, हड़तालें करते थे कि भाई हमारी समस्या है, भुखमरी आगे करें तो क्या करें। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि नहीं कानून सही से काम नहीं करा, वरना इनको कोई हड़ताल करने नहीं देगा, ये समझते क्या अपने आप को। इसलिए जनता ने सोचा यार हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा उग्र हो गया और कांग्रेस के प्रति लोगों की भावनाएं अलग हो गई, उतना प्यार नहीं रहा, ठीक है। तो यही चीज़ें अपने इंग्लिश में कि दिस वॉज ऑक्यूपाइड द ब्लिंक इकोनॉमिक सिनेरियो कोज बाय मॉनसून फेलियर, एक्सटेंडेड ड्रोट, डिक्लाइन, ये सारी चीज़ें अपन ने जो एक ली थी। और इन डिफेंस एग्रीकल्चर, इसमें अपन को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा। दिस कंडीशन हैड बीन कंटिन्यूइंग सर्वल ईयर्स, ये काफ़ी सालों तक बिफोर 1967, ठीक है, इलेक्शन, वहाँ तक ये कंटिन्यू चला। और फ्रिक्वेंट बंद का मतलब होता है बंद करना, एकदम कंप्लीट क्लोज, एंड स्ट्राइक मतलब हड़तालें, क्रिपल्ड नॉर्मल लाइफ, एंड व्हेन द गवर्नमेंट जो है सो इट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पॉपुलर सेंटीमेंट टर्न हॉटसाइड, जो कि लोगों के अंदर एक जो पॉपुलरिटी थी वो खत्म होगी कांग्रेस के प्रति, ये सब भी कारण रहे। फिर तीसरा, वामपंथी द्वारा व्यापक संघर्ष छेड़ना, समझ में आ रहा है ना आपके। देखो 1967 चुनाव पहले अपन ने क्या पढ़ा, पहले अपन ने पढ़ा प्रस्तावना, इसके बारे में लिखा कि भाई ये समस्या हुई। दूसरा, ये चुनौती थी कि आम लोगों के बीच में उस टाइम पर जो है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी हमारी, ये। तीसरा है, ये सम्मान से बता दिया उसमें। तीसरा है वो है कि वामपंथियों द्वारा व्यापक संघर्ष छेड़ना, जो वामपंथी लोग थे, द कम्युनिस्ट मूवमेंट, इन्होंने भी एक नया आंदोलन छेड़ दिया। क्या, साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया कि इक्वलिटी नहीं है साहब, समानता होनी चाहिए, इसलिए संघर्ष छेड़ दिया। और वैसे भी कांग्रेस का तो लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव हो ही गया था, और इन्होंने छेड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, से अलग हुए साम्यवादियों ने, एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, ठीक है। यानी कि जो मार्क्सवादी लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए थे और उन्होंने एक पार्टी बनाई, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये बनाई, ठीक है। और सशक्त कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया कि किसानों की बात करेंगे, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब इनका नेतृत्व किया। अब सीधी सी बात है, किसान ही थे उस टाइम पर, लगभग सारे लोग किसान ही तो थे, किसान ज़्यादा थे, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो इनको नेतृत्व में लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिला। और साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया, और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी, थोड़े से सांप्रदायिक दंगे भी हुए। तो ये सब भी कांग्रेस को हारने का, 1961 के इलेक्शन को हारने का कारण था। चुनाव का जनादेश,
व्यापक जन असंतोष तथा राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, यानी कि लोकसभा तो जानते हो जहाँ पर एमपी का चुनाव होता है, राज्य विधानसभा यानी कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव, यहाँ के लिए 1967 में फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी, नेहरू के बिना, क्योंकि बाकी इलेक्शन नेहरू जी के सामने हुए थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा था। यानी कि द कांग्रेस वॉज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। और क्या हुआ था, चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, जो अपने शुरुआत पड़ा था। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, परंतु उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। कहाँ हमेशा सबसे कांग्रेस जीती थी, हालांकि सरकार तो इनकी बन गई, बहुमत तो इनको मिल गया, मेजोरिटी तो मिल गई लोकसभा में, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई, बहुत ज़्यादा वोट भी कम मिले। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न इतनी कम सीटें। द इलेक्शन रिजल्ट वर ए रूड शॉक फॉर द कांग्रेस, बहुत एट द नेशनल स्टेट लेवल दोनों जगह। और वाइल द कांग्रेस somehow managed to retain a majority in the center, but it lost majority in several states. The Congress somehow managed to get a majority in the Lok Sabha, but there was a huge decline in the percentage of votes. It got a number of seats. इनमें बहुत ज़्यादा decline हुए, काफ़ी वोट गिरे इनके। Before now, the Congress had neither got so few votes or not few seats. काफ़ी जगह इनको है, आज तक न तो कम इतनी सीटें मिली थी और न ही कांग्रेस को इतना कम वोट मिला था। फिर राजनीतिक बदलाव की ये नाटकीय स्थिति राज्यों में और भी अधिक स्पष्ट नजर आई। अब ये 1968 में स्टेट में तो और भी ज़्यादा नजर आई। कैसे कि कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 7 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब हार गई कांग्रेस। 7 स्टेट में ये सरकार नहीं बनी उस टाइम पर, और 2 राज्यों में दल बदल के कारण ये पार्टी सरकार नहीं बना सकी। दल बदल का मतलब है लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। आगे बात करेंगे अपन इन सब की, ठीक है। और जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ, अब 9 स्टेट बचे, 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वह देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ठीक है। कोई कहीं था, कोई कहीं था, एक जगह एक भाग में नहीं था, एक उत्तर में तो एक दक्षिण में, एक कहीं है तो कहीं है, ठीक है, वेस्ट में तो ईस्ट में। वह राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस जो है वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। बताओ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मतलब एमपी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी थी। ये भी फैक्ट याद रखना, ठीक है। और लास्ट मद्रास प्रांत, जो कि अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, पहले मद्रास प्रांत हुआ करता था, यानी कि मद्रास स्टेट, जो कि नाउ कॉल्ड तमिलनाडु। इसमें एक क्षत्रिय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूर्ण, ये जो है ये द्रविड़ मान लो, मुनेत्र कशगम पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता पाने में सफल रही। और द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके आज भी है। ये डीएमके जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। ये हिंदू विरोधी हैं लोग, ठीक है। और यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी हिंदी जो मातृभाषा नहीं होनी चाहिए, राजभाषा नहीं होनी चाहिए, ये सरकार हमारे ज़बरदस्ती थोपती है। तथा डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व का, और इसीलिए सीधी सी बात है वहाँ के सारे लोग वही थे, तो ये जो पार्टी थी वहाँ पर जीत जाती है। तो ये भी है, तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कशगम जो है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, ये पार्टी थी। फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाती है। द महाराष्ट्र स्टेट, नाउ द तमिलनाडु, ए रीजनल पार्टी जिसका नाम था द द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके, केम टू पावर बाय सिक्योरिंग ए क्लियर मेजोरिटी, ठीक है। द डीएमके वन पावर आफ्टर हैविंग लेड ए मैसिव एंटी हिंदी अगेंस्ट द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द सेंटर ऑफ द इशू ऑफ द इम्पोजिंग ऑफ हिंदी एंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका भी अपोज करते हैं। तो कितना मज़ेदार चैप्टर है, बताओ, इंटरेस्ट आया ही नहीं है? ज़रूर कमेंट करना। शानदार चैप्टर है और पूरी कहानी सुनाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा है। ऐसी स्टडी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सीधे बुक्स पढ़ा दिया जाता है, उसमें कोई मज़ा भी नहीं आता, लेकिन थोड़ी स्टोरियाँ सुनाना, पहले के इतिहास को जानना, ये सब आपको मिलने वाले, दोनों लैंग्वेज के अंदर मिल रहे हैं आपको। शानदार मेहनत करो। अब एक क्लास शायद और होगी इसकी, उसके बाद में इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है 2 भी क्लास हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़े चैप्टर को बड़े ढंग से पढ़ाना है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें भी जोड़नी है, क्योंकि पॉलिटिकल मजबूती बहुत ज़रूरी है। राजनीति विज्ञान में क्या होता है कि सिर्फ रिटर्न में ही नहीं, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान तो हो या ना हो, सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है। ओके।